लाखों करोड़ों रुपए की महंगी प्रॉपर्टी होती है थोड़े से पैसे बचाने के लिए, थोड़े से आलस में खत आमतौर पर मैं देखता हूं दोस्तों कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, और यदि आपने एग्रीमेंट जो बनाया है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, अगर आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं और इसमें कानूनी पोजीशन क्या है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जान लीजिए कि मैं यहाँ पर सेल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, सेल डीड की बात नहीं कर रहा। सेल एग्रीमेंट साधारण शब्दों में वो एग्रीमेंट है जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई अचल संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए जब सौदा कर रहे हो आप प्रॉपर्टी का, उस समय एग्रीमेंट बनाते हो कि मैं ये प्रॉपर्टी इतने रुपए में खरीद रहा हूँ या इतने रुपए में बेच रहा हूँ। उस एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें रजिस्ट्री या सेल डीड तो रजिस्ट्रार ऑफिस में होएगी, वो बाद की बात है, उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो पूरा विषय है इसमें 4 तरह के कानून लागू होते हैं मुख्य तौर पे। एक लागू होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, दूसरा लागू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तीसरा लागू होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो कि पूरा आज के वीडियो से रिलेशन है जिसका, वो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब जो ये चौथा एक्ट मैंने बताया आपको, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसकी सेक्शन 17 ये कहती है कि यदि आप किसी अचल संपत्ति के संबंध में, उसके ट्रांसफर के संबंध में, सेल विक्रय इत्यादि के संबंध में कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो वो कंपल्सरी रूप से रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट की, जिसमें आप प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो। तो वह एग्रीमेंट क्या हो गया कि उस एग्रीमेंट में आप एक सौदा कर रहे हो कि मैं ये प्रॉपर्टी, इस एग्रीमेंट की शर्तें जो लिखी हुई हैं, इन शर्तों के आधार पर दूसरे पक्ष को बेचूंगा। तो सेक्शन 17 के हिसाब से इस एग्रीमेंट का कंपल्सरी रूप से सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में एक लीगली एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे एडमिट नहीं किया जाएगा। चलिए कहानी को थोड़ा शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई सेल एग्रीमेंट बना लिया है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के संबंध में, तो उसके 2 पक्ष हो गए, एक बायर एक सेलर। अब यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा कि भाई जो भी उसमें शर्तें लिख रखी हैं उसके हिसाब से बायर ने भी पैसे दे दिए सेलर को और सेलर ने भी रजिस्ट्री करा दी और फिर सेल डीड हो गई, यानी कि रजिस्ट्री जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। क्या ठीक ठाक नहीं रह सकता? यदि आप सेलर हैं तो आपके साथ ये बुरा हो सकता है कि बायर ने हो सकता है आपको कुछ बयाना, अर्नेस्ट मनी, टोकन, एडवांस कुछ दे दिया हो, और आपने एग्रीमेंट में लिखा हो कि बैलेंस राशि वो 3 महीने में अदा करेगा, लेकिन 3 महीने गुजर गए, वो बैलेंस राशि आपको दे ही नहीं रहा है। आप जितनी बार भी उसे फ़ोन कर रहे हो वो हर बार कह रहा है मैं अभी देता हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ना तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच पा रहे हो, ना ही वो आपको पूरे पैसे दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी के जितने में सौदा तय हुआ था। टाइम लिमिट भी निकल गई है। अब आप परेशान हो, कभी डीलर को फ़ोन कर रहे हो, कभी बायर को फ़ोन कर रहे हो, और असमंजस में हो कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो फंस गए तो अंत में तो कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट जाना पड़ेगा तो एग्रीमेंट टू सेल की बात आएगी, एग्रीमेंट टू सेल की बात आएगी तो रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात आएगी। बायर की तरफ से क्या बुरा हो सकता है? चलिए आप मान लेते हैं बायर हैं किसी एग्रीमेंट टू सेल में, आपकी स्थिति एक खरीदार की है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने 5-10 लाख रुपए बयाना, अर्नेस्ट मनी, टोकन मनी सेलर को दे दिया।
और बीच बीच में भी हो सकता है आप कुछ पैसे उसे दे रहे हो या ना भी दे रहे हो, परंतु आप पूरी तरह से इच्छुक हैं कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है और अब रजिस्ट्री डेट आ गई। रजिस्ट्री डेट आ गई परंतु सेलर साहब आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कभी कहते हैं मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, कभी कहते हैं माँ बीमार है, कभी कहते हैं मैं बीमार हूँ, कभी कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ही बंद है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अल्टीमेटली आपके कुछ पैसे फंस गए सेलर के पास। अब उसकी प्रॉपर्टी भी उसके पास है, प्रॉपर्टी के कागज भी उसके पास हैं, आपके पैसे भी उसके पास हैं, और आप घूम रहे हो उसके पीछे पीछे वो फोटोकॉपी लेके प्रॉपर्टी पेपर की। कभी प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन कर रहे हो, कभी सेलर को फ़ोन कर रहे हो, और समझ में नहीं आ रहा है कि अब रजिस्ट्री होगी तो कैसे होगी। तो आप फंस गए। तो क्या करेंगे आप अपना जो बयाने की राशि है, जो टोकन मनी आपने दिया था, आमतौर पे लिखा रहता है एग्रीमेंट टू सेल में कि अगर सामने वाले ने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो दुगना रिटर्न करना पड़ेगा, डबल ऑफ द अर्नेस्ट मनी रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके या तो आप कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि जनाब मुझे तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का मैंने सौदा किया था, मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, रजिस्ट्री मेरे फेवर में करवाई जाए, और जितना भी बैलेंस पैसा है मैं देने को तैयार हूँ। मैं तो फला तारीख को जो रजिस्ट्री की डेट तय हुई थी, मैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पहुंचा था, वहां पे ये व्यक्ति आया ही नहीं। और या मेरे ये पैसे जो टोकन मनी है वो दुगना करके दिए जाएं, वो तो हमारी इच्छा है एज ए बायर, हम क्या बोलते हैं। लेकिन अंत में डिस्प्यूट होने पे जाना तो पड़ गया ना कोर्ट के पास। और वही कहानी, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो एग्रीमेंट टू सेल दिखाओगे, एग्रीमेंट टू सेल में जितनी तमाम शर्तें लिखी हैं, सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 के हिसाब से ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का एग्रीमेंट था, आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया या नहीं करवाया। एग्रीमेंट टू सेल के जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों की स्टोरी या बहाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में मुद्दा ये आ गया है कि डिस्प्यूट हो गया। बायर की स्टोरी ये हो सकती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं देख रहा हूँ। बायर की स्टोरी ये भी हो सकती है कि भाई साहब आपने प्रॉपर्टी के संबंध में हमें झूठ बोला, आपने बोला था इस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट में लिख दिया, इस पे तो लोन चल रहा है, या इसकी कंडीशन खराब है, या हमें पता चला है कि आप पहले भी प्रॉपर्टी किसी को बेच चुके हैं, कुछ भी। या बायर एक्चुअल में कोई और दूसरी प्रॉपर्टी देख रहा हो और उसको इस प्रॉपर्टी से सस्ती प्रॉपर्टी कोई मिल गई हो, उसका विचार ही ना बन रहा हो और वो जानबूझ के बहाने निकाल रहा हो आपको बैलेंस पैसे ना देने के। सेलर की स्टोरी या सेलर के बहाने भी अलग हो सकते हैं। सेलर ये कह सकता है कि भाई साहब मैंने तो बैंक का लोन चुकता कर दिया, बैंक वाले मुझे प्रॉपर्टी पेपर नहीं दे रहे हैं अभी, या जिस किराएदार को मैंने घर दे रखा है वो खाली नहीं कर रहा, या इस प्रॉपर्टी में को ओनर हमारी माताजी भी हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, अब बाकी भाई बहन घर वाले मान नहीं रहे हैं, या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में को ओनर है उसके आपने एग्रीमेंट टू सेल पे साइन ही नहीं लिया, वो मना कर रहा है, पिताजी कह रहे हैं मैं नहीं बेचूंगा ये प्रॉपर्टी, आपने पैसे टोकन मनी बेटे को दे रखा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहाने भी हो सकते हैं। ले दे के मुद्दा ये है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल के तहत विश्वास टूटा, किसी भी पक्ष के मन में बेईमानी आई या कोई भी कारण हुआ तो विवाद उत्पन्न होगा। विवाद उत्पन्न होगा तो वो जाके मुख्य तौर पर दो शर्तों पे अटकेगा एग्रीमेंट टू सेल की। एक शर्त, एक क्लॉज जो एग्रीमेंट में होती है कि जो ये अर्नेस्ट मनी दिया गया है, बयाना दिया गया है, वो फॉरफिट हो जाएगा, सेलर उसे फॉरफिट कर लेगा, ये शर्त लिखी होती है। और यदि सेलर रजिस्ट्री कराने से मना करता है नियत तारीख को, जो फिक्स डेट थी उस दिन, तो डबल ऑफ द अर्नेस्ट मनी बायर को पे करेगा। एक झगड़ा अटक जाता है मुख्य तौर पर इस क्लॉज पे आके। और बायर का यदि मन है कि भाई मुझे डबल पैसे नहीं लेने हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, उसे लग रहा है मैंने अच्छा सौदा किया था, या प्रॉपर्टी के अंदर कोई कैश पोर्शन इन्वॉल्व था, बायर ने सेलर को कैश दे दिया जिसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैश देने के बाद एग्रीमेंट कम का बना लिया, तो वो बायर क्या करेगा, डबल ऑफ द टोकन मनी लेके उसे मजबूरन कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी ही लेनी पड़ेगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मिलता है। तो इन दो शर्तों में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट बीच में आ जाएगी। अब सिंपल सा सवाल मन में आपके ये आ रहा होगा कि यदि एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया या करवा लिया
तो इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा कोर्ट के अंदर? बाहर तो चलो क्या फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है वो तो मैं देखता ही हूँ रोज़। 90% एग्रीमेंट जो मैं देखता हूँ वो रजिस्टर्ड नहीं होते। कोर्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आप कोर्ट के पास गए हैं इस उम्मीद में कि वो लॉ को इन्फोर्स करेगी, कानून का पालन करवाएगी सामने वाले से। आप कानून की मदद मांगने गए हैं, परंतु आप कानून की मदद मांगने गए एक ऐसे दस्तावेज के आधार पे जिसके बारे में कानून ने ही ये कहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तब आपको कानून याद नहीं आया, पर आज आप एक मुसीबत में पड़ गए तो आपको कानून याद आया है। तो जज साहब भी आपको पहले कानून का पाठ पढ़ाएंगे कि आप जिस चीज़ को लेकर आए हो मेरे पास वो कानूनन रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में एक लीगली एडमिसिबल डॉक्यूमेंट इस बात के लिए नहीं माना जाएगा कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किया गया था। यदि मान ही लिया गया तो फिर इतने सारे नियम कानून की और सेक्शन 17 की और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की जरूरत ही क्या है फिर? तो कोर्ट भी जो कानून है उससे पार नहीं जा सकती। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है, वो फिर भी एक एविडेंस है। लेकिन जब हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं एक एविडेंस के तौर पे, एक सबूत के तौर पे, तो कोर्ट के सामने अब दो केस ले लेते हैं। एक मान लीजिए डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से और दूसरा है जो अनरजिस्टर्ड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के फेवर में प्रिजम्पशन होगी, उसको सही माना जाएगा। उसको चैलेंज करना इतना आसान काम नहीं है। उसमें अगर कोई शर्त लिखी गई है, कोई बात लिखी गई है, कोई एग्रीमेंट करार किया गया है, तो यह कहना कि ये धोखे से करवा लिया था, हमें प्रॉपर्टी की जानकारी गलत दे दी गई थी, हमारे साथ फ्रॉड हो गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। बायर आमतौर पे कोर्ट में यही बातें बोलता है जब वो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल करा के अपना बयाना वापस मांगने जाता है कि जनाब हमें प्रॉपर्टी दिखा दी कोई और, एग्रीमेंट कोई और कर दिया, या इस प्रॉपर्टी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें वो छुपा ली गई हैं, या इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा था डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो हम ये इसलिए खरीदना नहीं चाहते। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा तो बायर ऐसी किसी भी बात को वहां पे मना नहीं कर पाएगा, या सेलर भी अगर कोई बहाना देना चाह रहा है रजिस्ट्री ना करने का कि इन्होंने टाइम पे पैसे नहीं दिए, सौदा तो इतने रुपए का हुआ था, या कुछ भी, तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जो सेंटिटी है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी सत्यता है, वो कई गुना अधिक होती है एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अपेक्षा। इसके अलावा कई बार ये मसला भी कोर्ट में उत्पन्न होता है कि एग्रीमेंट टू सेल एक बनाया गया ओरिजिनल, उसे नोटराइज करा लिया, जो मर्जी कर लिया, वो एक पक्ष के पास होता है, वो आमतौर पर बायर के पास होता है। अब अगर सेलर केस कर रहा है बायर पे तो अपने केस में लिखता है कि मेरे पास तो जनाब फोटोकॉपी है, ओरिजिनल उसके पास है, और बायर कोर्ट में आके कहते हैं मेरे पास नहीं है ओरिजिनल, ओरिजिनल तो इसके पास है, या मान लीजिए ओरिजिनल गुम हो गया। तो ऐसे अब पता लग रहा है कि कोर्ट केस चल रहा है और ओरिजिनल एग्रीमेंट ही नहीं है। बायर कह रहा है मेरे पास नहीं है, सेलर कह रहा है मेरे पास नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाते और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल के ले आते और वहां लगा देते। तो रजिस्ट्रेशन का एक एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम इस पॉइंट के कि कानून आपकी तरफ है, कानूनन रिक्वायरमेंट है, ये भी छोटे छोटे फायदे हैं कि उस एग्रीमेंट के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी कॉपी मौजूद है, उस पे गवाह भी खुद वहां गए थे, बायोमेट्रिक निशान भी हुए थे, सब रजिस्ट्रार के साइन भी हुए थे, आपने सरकार को स्टैंप ड्यूटी भी पे की थी, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, उसके बाद कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। और सामने वाला अगर उसे गुम भी कर दे या ना भी लाए तो भी आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाके कोर्ट को दिखा सकते हो। अब सवाल ये भी उठता है कि यदि रजिस्ट्रेशन कराने के इस एग्रीमेंट को इतने फायदे हैं और ये कानूनन रिक्वायरमेंट भी है तो भी लोग करवाते क्यों नहीं है? लोग दो वजह से नहीं करवाते। एक तो इस वजह से नहीं कराते कि सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब जो स्टैंप ड्यूटी है वो हर राज्य में अलग अलग है, तो आप जिस भी राज्य में इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि मुझे अगर एग्रीमेंट टू सेल बनाना है तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, उतना पैसा खर्चा होगा। तो वो 50,000 खर्च हो रहे हैं या 1,00,000 हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए आदमी 100 रुपये या 500 रुपये के ऊपर एग्रीमेंट बना लेता है कि कौन 50,000 फालतू में स्टैम्प ड्यूटी लगाएगा। तो एक तो पैसा बचाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, दूसरा आलस के कारण नहीं करवाते। उनको लगता है आराम से घर पे बैठे हैं, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर बीच में एग्रीमेंट ले आया, आपने घर बैठे साइन कर दिए, हम तो वीआईपी हैं। उठ के जाएंगे तहसील में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लाइन में लगना पड़ेगा, एक दिन काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, विटनेस बुलाने पड़ेंगे, क्या इतनी मगजमारी करना। ये भी जानकार हैं, ये भी जानकार है, कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, छोड़ो बरे। आलस कर लिया, कुछ सामने वाले पे विश्वास कर लिया, ये दूसरा फैक्टर है। एक तीसरा फैक्टर ये है, कई बार क्या अधिकतर प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है खरीदने बेचने में। सर्कल रेट पे रजिस्ट्री हो रही होती है, रजिस्ट्री होगी 25 लाख की, प्रॉपर्टी है 1,25,00,000 की। अब 1 करोड़ रुपए नकद लेन देन होना है, 1 करोड़ रुपए नकद लेन देन होना है, तो अब 1.25 करोड़ का एग्रीमेंट टू सेल बना लिया आपने, शुरू में कच्चा बना लिया, बाद में पक्का बनेगा। उस कच्चे को आप रजिस्टर करवा नहीं सकते, 1.25 करोड़ वाले को करवा लिया तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, और फिर सेल डीड यानी रजिस्ट्री भी उतने की करानी पड़ेगी, और फिर उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है प्रॉपर्टी मैटर्स में, इसलिए भी लोग एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। लेकिन दोस्तों अंत में मेरी राय यही है आपको, यदि आप एक जेन्युइन बायर हैं और एक जेन्युइन सेलर हैं तो आप पूरी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को सावधानी से करिए, कानून को हमेशा अपने पक्ष में रखिए, और कानून ये कहता है कि एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कानून की। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जो कंटेंट्स हैं उसको कोर्ट में प्रूव करना आपके लिए आसान होगा। आप जो भी चाहते हो एज ए बायर या सेलर, वो रिलीफ मांगना कोर्ट से, वो आपके लिए आसान होगा। और सामने वाला पक्ष भी अगर जेन्युइन है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए दोनों को। जहाँ तक स्टैम्प ड्यूटी की बात है उसको भी आपसी सहमति से 50-50% बांट लिया जाए तो क्या बुरा है, यह दोनों पक्षों के लिए अच्छा रहेगा। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लालच में या थोड़े से आलस में खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और प्रॉपर्टी के सौदे का रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप बहुत बड़े लॉस से, झगड़े से, विवाद से भविष्य में बच सकते हैं। धन्यवाद।